Hello friends and welcome back to the Exams Made Simple. So this is 12th of November 2020, 12 नवंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस है. देखते हैं हम एक एक करके शुरू करेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, कमेंट और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल की, हमारे इंस्टाग्राम पेज की, प्लस CSAT कोर्स की जो हमने स्टार्ट किया 18 नवंबर से उसकी क्लासेस अपलोड होना शुरू हो जाएंगी पोर्टल पे. सो अगर आपको ज्वाइन करना है तो कैन ज्वाइन दैट फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन बिलो. स्टार्ट करते हैं पहले आज के क्वेश्चंस से. पहले जो क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं, पहला सवाल है यारकोव्स्की इफेक्ट. यारकोव्स्की इफेक्ट अभी न्यूज में था, ये क्या इफेक्ट होता है, इनमें से कौन सी इफेक्ट को यारकोव्स्की इफेक्ट कहते हैं. पहला स्टेटमेंट है अ शार्प सर्ज इन ब्राइटनेस अराउंड जीरो फेज एंगल, अ मिनिस्कल पुश ऑन अ स्मॉल बॉडी इन स्पेस imparted by sunlight, black holes emit thermal radiation with a temperature inverse to the black hole's mass. When light falls on metal, it kicks out electrons from their orbits around atomic nuclei. इनमें से किसको यारकोव्स्की इफेक्ट बोलेंगे. दूसरा है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व कहाँ लोकेटेड है. ऑप्शंस हैं बिहार में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, या इनमें से कहीं नहीं. The gland that produces tears in the eyes is called as, वो ग्लैंड क्या कहलाता है जो आंखों में आंसू लाता है. ऑप्शंस आर पिनियल ग्लैंड, लैक्रीमल ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड या सेरुमिनस ग्लैंड. तो इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा अगर आप आंसर करेंगे. तो पॉज करिए वीडियो, आंसर सर्च करिए एंड डू टेल मी द आंसर. अटेम्प्ट जरूर करिए अपनी तरफ से, मैं आपको आंसर्स बता देता हूं एक एक करके. तो पहला सवाल मैंने आपसे पूछा यारकोव्स्की इफेक्ट क्या होता है. तो एक्चुअली यारकोव्स्की इफेक्ट एक मिनिस्कल पुश ऑन अ स्मॉल बॉडी इन स्पेस इम्पार्टेड बाय सनलाइट. जो सन की लाइट है उसकी लाइट और हीट के थ्रू क्या होता है कि बॉडीज मूव करती हैं, उसको इस यारकोव्स्की इफेक्ट बोलते हैं. पहला था. दूसरा सवाल पूछा था शिवालिक एलिफेंट रिजर्व कहां पर है. तो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व उत्तराखंड बी लोकेटेड है, तो आंसर विल बी बी उत्तराखंड. तीसरा सवाल था कि वो कौन सा ग्लैंड है जो कि टीयर्स इन द आईज, आंखों में आंसू प्रोड्यूस करता है. ऑप्शन इसका आंसर होगा बी लैक्रीमल ग्लैंड. सो दीज वर द 3 क्वेश्चंस और ये आंसर्स मैंने आपको बता दिए. आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला हो. यारकोव्स्की इफेक्ट देखो मैंने लिखा भी है. द एस्टेरॉइड ऑर्बिट, जो एस्टेरॉइड्स ऑर्बिट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है बाय द हीट इट इज टेकिंग फ्रॉम द सन. सन से जो हीट ये लेते हैं तो एस्टेरॉइड्स के जो ऑर्बिट है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड यारकोव्स्की इफेक्ट एज इट्स सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स पाथ चेंजेस ड्यू टू हीट एनर्जी बीइंग रेडिएटेड एसिमेट्रिकली. तो जो हीट एनर्जी है जब वो एसिमेट्रिकली रिलीज होती है तो उस कारण से जो सेलेस्टियल बॉडी का ऑब्जेक्ट का पाथ है वो चेंज जाता है. तो सेलेस्टियल बॉडी का पाथ जो है वो चेंज जाता है. दिस इज नोन एज द यारकोव्स्की इफेक्ट. याद रखिएगा, सेलेस्टियल बॉडी का पाथ जब चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द एसिमेट्रिकल हीट फ्रॉम द सन, उसको हम बोलेंगे यारकोव्स्की इफेक्ट. ठीक है ना. तो दीज वर द 3 क्वेश्चंस और आंसर्स मैंने आपको बता दिया. आई होप यू गॉट टू लर्न समथिंग, आपको कुछ सीखने को मिला. देखते हैं और कुछ फैक्चुअल न्यूज जो कि आपको देखने चाहिए. तो एक न्यूज थी कल, हिंदू में नहीं आई थी, इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स. इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स क्या है, कौन किसने रिलीज किया है. तो एक्चुअली इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स रिलीज हुआ है. इसको रिलीज किसने किया है, इसको रिलीज किया है मुंबई बेस्ड रिसर्च नॉन प्रॉफिट इंडिया माइग्रेशन नाउ. तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया माइग्रेशन नाउ, IMN, इंडिया माइग्रेशन नाउ. उसने ये इंपैक्ट नाम की चीज निकाली, यानी कि इंपेक्स मतलब कि इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स. तो इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स किसने निकाला है, ये निकाला है आपका मुंबई की एक रिसर्च नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है इंडिया माइग्रेशन नाउ. इंडिया माइग्रेशन नाउ. ठीक है. अब आपसे कोई अगर पूछे कि क्या पर्पस है भैया, क्यों निकाला गया इंडिया माइग्रेशन नाउ द्वारा ये इंपेक्स नाम का इंडेक्स क्यों निकाला गया. द पर्पस इज दैट इट रैंक्स एंड कंपेयर्स ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया. ये इंडिया के सारे स्टेट्स की रैंकिंग निकालता है, उनको कंपेयर करता है 100 के अगेंस्ट, मतलब जो टोटल वैल्यू टोटल मार्क्स हैं वो 100 है. रैंकिंग निकालता है, कंपेयर करता है स्टेट्स को कि माइग्रेंट इंटीग्रेशन पॉलिसीज कैसी हैं, स्टेट्स में माइग्रेंट इंटीग्रेशन पॉलिसीज कैसी हैं. अब माइग्रेंट इंटीग्रेशन पॉलिसीज मतलब कि जैसे जो माइग्रेंट कोई बाहर का व्यक्ति आपके यहाँ आता है, सपोज कोई एक्स बंदा बाहर का है वो आपके यहाँ आ जाता है,
इस एरिया में, इस एरिया का था लेकिन इस एरिया में आ जाता है अब एक्स। तो अब आपको यहाँ इस आदमी को ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि ये बाहर का व्यक्ति है, या ऐसा इस व्यक्ति को नहीं फील होना चाहिए कि यहाँ किसी दूसरी जगह है। तो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेट हो पा रहा है, उसके लिए अगर नई लोकेशन में अच्छी पॉलिसीज है तब तो बढ़िया से इंटीग्रेट हो पाएगा, बट अगर नई लोकेशन में अच्छी पॉलिसीज नहीं है तो इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा व्यक्ति। तो इस कारण से ये माइग्रेंट इंटीग्रेशन जो इंडेक्स है वो निकाला जाता है, माइग्रेंट इंटीग्रेशन पॉलिसी इंडेक्स, ठीक है ना। पैरामीटर्स क्या है, तो पैरामीटर्स बेसिकली 8 पॉलिसी एरियाज है, 8 पॉलिसी एरियाज आर देयर जिनके थ्रू ये निकाला जाता है। एक तो चाइल्ड राइट्स, दूसरा एजुकेशन, तीसरा हेल्थ एंड सैनिटेशन, चौथा हाउसिंग, पांचवा आइडेंटिटी एंड रजिस्ट्रेशन, छठवां लेबर मार्केट, सातवां सोशल बेनिफिट्स एंड आठवां पॉलिटिकल इंक्लूजन। तो याद रखिएगा दीज आर द 8 पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे आपका माइग्रेंट पॉलिसी इंटीग्रेशन इंडेक्स निकाला जाता है। वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? चाइल्ड राइट्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन, हाउसिंग, आइडेंटिटी एंड रजिस्ट्रेशन, लेबर मार्केट, सोशल बेनिफिट्स एंड पॉलिटिकल इंक्लूजन। मतलब कि कितना बेहतर तरीके से आप जैसे जो कोई अगर माइग्रेंट आता है आपके यहाँ तो उसके बच्चों को कितने अच्छे से राइट्स मिलते हैं, उसके बच्चों को कितना अच्छा एजुकेशन मिलता है, उसको और उसकी फैमिली को कितना अच्छा हेल्थ एंड सैनिटेशन मिलता है, क्या पॉलिसीज हैं आपके यहाँ, हाउसिंग की क्या पॉलिसीज हैं आपके यहाँ माइग्रेंट्स के लिए, आइडेंटिटी एंड रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग क्या पॉलिसीज हैं आपके स्टेट में, आपके स्टेट में लेबर मार्केट से रिलेटेड क्या पॉलिसीज हैं कि जो वो व्यक्ति बाहर से आया है वो सही से काम कर सके, सोशल बेनिफिट्स क्या प्रोवाइड करोगे उसको आप, और उसको किस तरीके से पॉलिटिकली इंक्लूड करोगे। तो दीज आर द 8 पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे ये इंटीग्रेशन माइग्रेशन पॉलिसी इंडेक्स निकाला जाता है। और ये निकालता कौन है? मुंबई बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया माइग्रेशन ना, वो निकालता है, ठीक है ना। अब इसके जो की टेकअवेज थे वो थे कि केरला ने टॉप किया था इंडेक्स में, जिसका स्कोर था 57, गोवा फिर सेकंड और राजस्थान 51 थर्ड पे था। तो ये केरला मतलब कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से माइग्रेशन करके केरला आता है तो ही इज मोस्ट लाइकली टू गेट ऑल दीज फैसिलिटीज, बहुत इजीली उसको फैसिलिटीज मिल जाएंगी, ये 8 फैसिलिटीज, क्योंकि वहां पे पॉलिसीज बनी हुई हैं। तो इसका मतलब केरला के टॉप करने का मतलब यही है कि अगर कोई बाहर से माइग्रेंट केरला पहुंचता है तो बहुत अच्छे से वो इजीली इंटीग्रेट हो जाता है, और उसको ये सारी जो पॉलिसीज हमने देखा, लेबर मार्केट रिगार्डिंग चाइल्ड राइट्स, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, ये सारी चीज उसको इजीली अवेलेबल हो जाएगी क्योंकि वहां पे अच्छी पॉलिसीज बनी हुई हैं, ठीक है ना। दूसरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आर्मेनिया और अजरबैजान की डील। अब तो आर्मेनिया और अजरबैजान की डील, अब यह देखो आर्मेनिया और अजरबैजान, ये दो अभी बीच में हमने देखा नेशंस की लड़ाई क्यों चल रही थी, क्योंकि अजरबैजान में एक एरिया है जिसको हम बोलते हैं नगोर्नो काराबाख, ओके, नगोर्नो काराबाख। अब इसका रीजन क्या है कि ये जो एरिया आता है वो आता कहां पर है? अजरबैजान में आता है, लेकिन वहां पे पॉपुलेशन मेजॉरिटी किसकी है? वहां पे आर्मेनियन पॉपुलेशन है, ज्यादातर आर्मेनिया पॉपुलेशन है वहां पे। तो इस कारण से कई बार इस एरिया की, इस लैंड की ओनरशिप के रिगार्डिंग बहुत सारे बवाल होते रहते हैं। तो अभी रिसेंटली भी वही हुआ, ठीक है। अब एक पीस डील ब्रोकर की गई है किसके द्वारा? रशिया के द्वारा। तो रशिया हैज ब्रोकर्ड अ पीस डील बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मेनिया इन द डिस्प्यूटेड नगोर्नो काराबाख रीजन। अगर आपने देखा हो तो ये लिखा हुआ है कि आर्मेनिया और अजरबैजान ने जो डिस्प्यूटेड रीजन है नगोर्नो काराबाख का, उसके लिए एक डील, पीस डील ब्रोकर की है। अब क्या है इस पीस डील में, क्यों ये पीस डील की गई है और क्या क्या फाइन पॉइंट्स हैं इसके, वो हम एक एक करके देखें। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अजरबैजान एंड आर्मेनिया विल मेंटेन द पोजीशन इन द एरिया दे करेंटली होल्ड। अभी करेंटली जो पोजीशन थी आर्मेनिया अजरबैजान की इस डिस्प्यूट के स्टार्ट होने से पहले, वही पोजीशन वो होल्ड करेंगे। ये इस पीस डील का पहला पॉइंट है, मतलब कि कोई एक दूसरे के एरिया में एंटर नहीं करेगा। जो एरिया वो अभी होल्ड करते हैं वही एरिया वो अभी आगे भी होल्ड करेंगे। दूसरा है जो मिलिट्री ऑपरेशन है, ऑल द मिलिट्री ऑपरेशन आर सस्पेंडेड एंड रशियन पीस कीपर्स विल बी डिप्लॉयड अलोंग द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच की लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट है वहां पे अब यहां पे रशियन सोल्जर्स रहेंगे, रशियन पीस कीपर्स जिनको बोलते हैं, रशियन पीस कीपर्स को डिप्लॉय कर दिया जाएगा। एक तरीके से रशिया ने अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में, ठीक है ना। तो नगोर्नो काराबाख रीजन जो है और जो लाचीन कॉरिडोर है, दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है लोकेशन के वाइज। एक तो है नगोर्नो काराबाख रीजन एंड दूसरा है लाचीन कॉरिडोर। इन दोनों को गार्ड करने के लिए अब रशियन पीस कीपर्स वहां पर रहेंगे और जो आर्मेनिया अजरबैजान है वो अपनी करंट पोजीशंस में रहेंगे, ठीक है ना।
सारे मिलिट्री ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए जाएंगे। रेफ्यूजीज एंड इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्संस विल रिटर्न टू द रीजन एंड द एडजेसेंट टेरिटरीज एंड द टू साइड्स विल आल्सो एक्सचेंज प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड बॉडीज। तो दोनों रीजन्स में जो जितने भी लोग रेफ्यूजीज या इंटरनली डिस्प्लेस होकर के चले गए हैं वो अपने अपने रीजन में वापस आएंगे और दोनों कंट्रीज जो दोनों रीजन है अजरबैजान आर्मेनिया वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे प्रिजनर्स ऑफ वॉर। अगर किसी ने एक दूसरे के आर्मी को पकड़ के रखा होगा तो वो उसको लौटाएगी, प्लस बॉडीज अगर किसी एक दूसरे कंट्री की बॉडीज एक कंट्री में रह गई तो बॉडीज का एक्सचेंज भी किया जाएगा, ठीक है ना। नगोर्नो काराबाख के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, इट इज अ लैंडलॉक्ड रीजन साउथ कॉकेसस में ये रीजन है। यूपीएससी पूछता है ऐसे क्वेश्चन, जैसे पूछ लेता है कि ये ईस्टर्न लद्दाख में है कि वेस्टर्न लद्दाख में। याद रखिएगा नगोर्नो काराबाख जो है वो साउथ कॉकेसस में, याद रखिएगा साउथ कॉकेसस में है। विद इन द माउंटेनियस रेंज ऑफ काराबाख, जो काराबाख है वो माउंटेनियस रेंजेस है वहां की, एंड एशिया एंड ईस्टर्न यूरोप कह सकते हैं आप, उनके बीच में ये लाई करता है, एशिया एंड ईस्टर्न यूरोप के बीच में लाई करता है। कौन इसको कंट्रोल करता है इंटरनेशनली? ये अजरबैजान का पार्ट है, याद रखिएगा इंटरनेशनली ये रिकॉग्नाइज अजरबैजान का पार्ट है, बट मोस्ट ऑफ द रीजन इज कंट्रोल्ड बाय आर्मेनियन सेपरेटिस्ट। तो पॉपुलेशन जो मेजॉरिटी है वो आर्मेनियन सेपरेटिस्ट की पॉपुलेशन है, इस कारण से दोनों बीच में लड़ाई होती रहती है। तो दीज वर द थिंग्स रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी न्यूज़पेपर में थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब एक एक करके आज के न्यूज़पेपर में आते हैं और सारी चीजें देखते हैं। गवर्नमेंट टू गवर्न ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स क्या होता है? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स कहलाते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के एग्जांपल क्या क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के एग्जांपल, तो नेटफ्लिक्स, हुलू हो गया आपका, देन आपका डिस्कवरी प्लस हो गया, आपने हॉटस्टार देखा है, हॉटस्टार हो गया, ठीक है ना। इस तरीके के जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं ये ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स कहलाते हैं। अमेजन प्राइम हो गया, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि दे विल स्टार्ट गवर्निंग और मॉनिटरिंग और डूइंग अ सर्वेलेंस ओवर दिस ओटीटी प्लेटफॉर्म से एरिना। अभी तक क्या होता था, करेंटली देयर इज नो लॉ और ऑटोनॉमस बॉडी गवर्निंग द डिजिटल कंटेंट। यहां पे देखो लिखा हुआ है कि करेंटली अभी ऐसा कोई लॉ नहीं है या कोई ऐसी ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है जो कि गवर्न करती हो डिजिटल कंटेंट को, ठीक है ना। तो अभी एक गजेट नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने इशू किया है कि ऑनलाइन फिल्म्स, डिजिटल न्यूज, करंट अफेयर्स कंटेंट, जो भी करंट अफेयर्स का मतलब हम लोग के चैनल को भी देखेंगे, ऑल दिस कम्स नाउ अंडर द परव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हेडेड बाय यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। तो जितनी भी ऑनलाइन फिल्म्स हैं, डिजिटल न्यूज है, करंट अफेयर्स कंटेंट है, ये सारा कुछ अब किसके अंदर आएगा? ये सारा कुछ अब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर आएगा। तो ये चीज यहां पे लिखी गई है। दिस विल गिव द गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल अब किसके ऊपर बढ़ जाएगा? गवर्नमेंट का कंट्रोल अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी तक ये रेगुलेटेड नहीं थी, टिल नाउ दे वर अनरेगुलेटेड, बट अब इसके ऊपर कंट्रोल गवर्नमेंट का बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा कि गवर्नमेंट क्या है, कंटेंट को भी देखेगा एंड ये भी देखेगा कि कहीं ऐसा कोई कंटेंट तो नहीं आ रहा है जो कि डिवाइसिव हो, डिवाइसिव नेचर का हो और जो कंट्री के अगेंस्ट सेपरेटिस्ट भावना को लाता हो, अगेंस्ट द गवर्नमेंट हो। ये सारी चीजें देखने के काम अब गवर्नमेंट करेगा, ठीक है ना। और वो ये भी चाहते हैं कि एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बन जाए, वो चाहते हैं कि एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बन जाए, जैसे कि एक न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है ना, एनबीएसए जिसको बोलते हैं, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी, तो वो न्यूज से रिलेटेड है। उसी तरीके की एक बॉडी वो चाहते हैं कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स के लिए भी बन जाए ताकि इसका सेल्फ रेगुलेशन होता रहे, ठीक है ना। अभी एक्चुअली जो 8 वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं उन्होंने एक सेल्फ रेगुलेटरी कोड जरूर साइन किया हुआ था। अभी जो प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे थे उनमें से 8 वीडियो स्ट्रीमिंग जो प्लेटफॉर्म्स थे उन्होंने साइन किया हुआ था एक सेल्फ रेगुलेटरी कोड, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम ऐसा कंटेंट नहीं दिखाएंगे जो कि नेशनल एम्बलम, नेशनल फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करे, कोई ऐसी चीज नहीं दिखाएंगे जो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट करे, जो कि इंडिया की गवर्नमेंट को मैलिशियस वे में शो करे या एक सेपरेटिस्ट टेंडेंसी को लाए। तो ये सारी चीजें उन्होंने ऑलरेडी इस कोड में साइन की थी, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल करेगी। कहा है कि दे विल नाउ बी डायरेक्टली कंट्रोलिंग अंडर द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, सो दैट इज द थिंग व्हिच इज देयर। आगे देखते हैं लद्दाख स्टैंड ऑफ, इंडिया चाइना फाइनलाइजिंग डिसंगेजमेंट प्लान। तो इंडिया और चाइना जो है डिसंगेजमेंट प्लान को फाइनलाइज करने के उस पे आ चुके हैं। अब ये रिपोर्ट्स के थ्रू ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो पेंगोंग वाला रीजन है और जो अभी फिंगर 8 से वो लोग फिंगर 4 तक आ गए थे,
वो अब पुश बैक करेंगे। तो प्रपोजल अभी ये आया है चाइनीज साइड से और इंडियन साइड से 8 राउंड्स के टॉक के बाद कि चाइनीज विल बी पुलिंग बैक देयर ट्रूप्स एंड इक्विपमेंट्स फ्रॉम फिंगर 4 टू फिंगर 8 ऑन द नॉर्थ बैंक। ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब वो फिंगर 4 से फिंगर 8 में वापस मूव करने जाएंगे चाइनीज। लेकिन अभी भी ऑन ग्राउंड देखो, अभी लिखा है देयर इज नो चेंज इन द ग्राउंड सिचुएशन एज ऑफ नाउ। अभी अगर आप देखें तो कोई ग्राउंड में सिचुएशन चेंज नहीं है, ऐसा रिपोर्ट्स के थ्रू बोला जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि जल्दी से जल्दी इसको चेंज करें। सेंटर अनवील्स इंसेंटिव्स टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी एक स्कीम निकाली थी जिसको हम पीएलआई स्कीम बोलते हैं। अगर आपको पीएलआई स्कीम नहीं पता तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। मतलब कि जितना आप प्रोड्यूस करेंगे उतना आपको इंसेंटिव मिलता जाएगा। जब आपको इंसेंटिव मिलेगा तो आपको और मोटिवेशन मिलेगा कि आप और प्रोड्यूस करो, है ना। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम है वो पहले 3-4 सेक्टर्स में ही थी, अब उसको 10 सेक्टर्स में और बढ़ा दिया गया है। 10 सेक्टर्स के अंदर और इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, मतलब कि जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, आपको टैक्स बेनिफिट दिए जाएंगे, प्लस आपको कुछ अलग से सब्सिडी अमाउंट दे दी जाएगी। तो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है जहां पे आपको अलग से मतलब इंसेंटिव्स दिए जाएंगे जितना आप ज्यादा प्रोड्यूस करते जाओगे उसके बेसिस पे, ठीक है ना। अब कौन कौन से सेक्टर से जो इंक्लूड किए जाएंगे, तो फूड प्रोसेसिंग हो गया, टेलीकॉम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, स्पेशलिटी स्टील हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, ऑटो कंपोनेंट्स हो गया, दीज आर इंक्लूडेड। सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स हो गया एंड व्हाइट गुड्स हो गया, जैसे कि एयर कंडीशनर्स एंड एलईडीज। तो एयर कंडीशनर एलईडीज ये व्हाइट गुड्स कहलाते हैं, ये भी आप याद रखना है, ठीक है ना। एयर कंडीशनर एलईडीज जैसे ये जो इक्विपमेंट्स है व्हाइट गुड्स कहलाते हैं, और ये भी याद रखना है ना। फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स, तो ये यहाँ पे चीजें जो है सेक्टर्स जो है वो इंक्लूड किए गए हैं अंडर दिस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। और ये याद रखिएगा कि ये स्कीम मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए है, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग में शेयर बढ़ाने के लिए है। सेक्टर्स जितना ज्यादा प्रोड्यूस करते जाएंगे उतना हिसाब से उनको मिलता जाएगा बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो दस्तकार जो है यहाँ पे बेसिकली जो आर्टिजन्स हैं उनको बूस्टअप करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है दस्तकार, याद रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आर्टिजन्स को बूस्टअप करती है, उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में ले आती है और सेल कराने में मदद करती है, ठीक है ना। तो दस्तकार याद रखिएगा, न्यूज़ में था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आज हम पहले पीछे से न्यूज़ देखते हैं क्योंकि एडिटोरियल्स आज इतने अच्छे नहीं आए हैं, पूरे बिहार इलेक्शंस उसके ऊपर आए हैं, तो मैं आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले अमेजॉन एक्यूजेस फ्यूचर ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। अब इनसाइडर ट्रेडिंग का एक्विजिशन लगाया है अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप के ऊपर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग होती क्या है? तो इनसाइडर ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब इतना होता है, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप सपोज किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, यू आर एक्स एंड यू आर वर्किंग इन दिस कंपनी। What you can do is that you will know the internal information of this company। आपकी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है, शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है या किसी चीज में, तो आपको बिल्कुल इंटरनल इंफॉर्मेशन रहेगी कि कब आपकी कंपनी के शेयर्स बिकेंगे, कब आपकी कंपनी के शेयर्स उठेंगे, ये आपको पता रहेगा, कब आपकी कंपनी कौन सी डील होने वाली है। अब अगर आप इंटरनल एक मेंबर है इस कंपनी के एंड आपको ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो रही है, तो आप क्या करते हैं, सपोज इफ यू आर यूजिंग और मिसयूजिंग योर पोजीशन, इफ यू आर मिसयूजिंग योर पोजीशन एज अ इनसाइडर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, और आप उस पोजीशन का यूज करके अपने किसी रिलेटिव को बता देते हो कि भाई देखो ऐसा ऐसा हमारी कंपनी में होने वाला है, तो इसके बाद 15-20 दिन बाद आप देखोगे कि शेयर की मार्केट की प्राइस बहुत घट जाएगी हमारे शेयर के, तो अभी सारे शेयर बेच दो या अभी कुछ ऐसा कर लो या अभी एक्विजिशन कर लो। तो ये सब चीजें जब आप करते हो तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाती है कि जब आप कंपनी की इंटरनल किसी अच्छी पोजीशन पे हो और आप उस पोजीशन का मिसयूज करो, उसी कंपनी के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लीक करके और उसका यूज करो अपने बेनिफिट के लिए, तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है, ठीक है ना। तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब जिस थाली में खाते हो उसी में अगर छेद करने लगो तो वो इंटरनल इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाती है, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना कि आप जिस डाल में बैठे उसे काट दो या जिस थाली में खाओ उसमें छेद कर दो। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है।
जीडीपी श्रैंक 8.6% इन Q2 पुशिंग द इकोनॉमी इन रिसेशन। अब जो रिसेशन वाला जो एक अगर आप टेक्निकली आपसे कोई पूछे कि टेक्निकली रिसेशन क्या होता है, तो एक्चुअली 2 क्वार्टर तक, 2 कंटिन्यूअस क्वार्टर्स तक अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है तो वो रिसेशन कहलाता है, ठीक है ना। सिंपल सा फंडा याद रखिएगा, दो कॉन्सेक्यूटिव जो क्वार्टर्स होते हैं उसमें अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है तो दैट इज योर टेक्निकल रिसेशन। तो यहां पे देखो लिखा भी हुआ है, यहां लिखा हुआ है देखो, the estimate implies that India is likely to have entered a technical recession in the first half of 2020-21 for the first time in its history with 2 successive quarters of GDP contraction। 2 successive quarters थे जबकि GDP contraction देखने को मिला, इसलिए टेक्निकली जो है आप रिसेशन में इंटर कर गए, ठीक है ना। तो दिस इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रख सकते हैं। और टेक्निकल डेफिनेशन की क्या है, रिसेशन एग्जैक्टली कब होता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। बहरेन पीएम वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग डाइज एट 84। तो बहरेन का जो प्राइम मिनिस्टर है, ही वाज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर एंड ही डाइड। एंड बहुत लोग वैसे खुश तो नहीं थे बहरेन के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा से। इनका नाम है प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हु हैड हेल्ड द पोस्ट सिंस इंडिपेंडेंस इन 1971। 1971 से उन्होंने ये पोस्ट लेकर के रखी हुई है। 1971 मतलब लगभग 50 साल, 5 डिकेड्स के अप्रॉक्स ये पोस्ट वो होल्ड करके रखे 1971 से। प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, याद रखिएगा ये नाम। That is the thing. श्रीलंका yet to take a final call on container terminal। अब कोलंबो कंटेनर टर्मिनल की बात चल रही है, याद रखिएगा। कोलंबो कंटेनर टर्मिनल जो है उसको ईस्ट कंटेनर टर्मिनल भी बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक ईस्ट कंटेनर टर्मिनल भी बोलते हैं। कोलंबो पोर्ट में ज्वाइन करने के लिए कोलंबो पोर्ट में ये चीज बनती, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, और इसको जॉइंटली डेवलप करने वाला था इंडिया प्लस जापान, ठीक है ना। इंडिया एंड जापान ने एग्री किया था कि वो कोलंबो पोर्ट पे ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करेंगे, ठीक है ना, ये एग्री हुआ था। देन बीच में श्रीलंका दिक्कत दे रहा था, श्रीलंका ने सोचा था कि ऐसा मतलब चाइना के इन्फ्लुएंस में आ गया था श्रीलंका, ठीक है ना। लेकिन अभी थोड़ा प्रेशराइज हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा है देखो, श्रीलंका येट टू टेक अ कॉल ऑन कंटेनर, कोलंबो माइट कंसीड टू प्रेशर फ्रॉम इंडिया। तो कोलंबो जो है हो सकता है कि इंडिया के प्रेशर्स में दब जाए और इंडिया और जापान को इसको डेवलप करने के लिए दे दे। तो इसको याद रखिएगा, कोलंबो पोर्ट पे ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करने का जो काम था वो कौन करने वाला था, वो इंडिया और जापान करने वाला था। अभी श्रीलंका ने कोई कॉल नहीं लिया है फाइनल, लेकिन मे बी दे विल टेक द कॉल सून। होम मिनिस्ट्री अमेंड्स FCRA रूल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम। होम मिनिस्ट्री ने FCRA के नियमों को बदल दिया है थोड़ा सा, और बदला है थोड़ा मतलब एक तरह से रिलैक्सेशन किया है, और थोड़ा हो सकता है इससे बेनिफिट पॉलिटिकल पार्टीज को भी मिलने लगे और NGOs को भी मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो उन्होंने रिलैक्स कर दिया है नॉर्म्स फॉर फार्मर, स्टूडेंट, रिलीजियस एंड अदर ग्रुप्स। फार्मर, स्टूडेंट, रिलीजियस एंड अदर ग्रुप्स हु आर नॉट डायरेक्टली अलाइंड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। एक्टिवली अगर आप पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व नहीं है या एक्टिव पॉलिटिक्स में आप इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर आप फॉरेन फंड्स ले सकते हो। क्योंकि FCRA जो है वो फॉरेन फंड्स के ऊपर रोक लगाने के लिए, कि उसको कंट्रोल करने के लिए, तो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशंस जो आपकी NGO को या उसको मिलते हैं, आपको अगर आप मिलते हैं तो कुछ नियमों के तहत मिलने चाहिए, हर व्यक्ति को नहीं मिल सकते। जैसे एक्टिव पॉलिटिक्स में जो है उसको नहीं मिल सकता, जजेस को नहीं मिल सकता, इस तरीके के जर्नलिस्ट, न्यूज इनको नहीं मिल सकता है। तो क्योंकि अगर इनको मिलेगा तो दूसरी कंट्री जहां से वो आ रहा है पैसा, वो चाहेंगे कि इंडिया के अगेंस्ट भी उसको यूज कर सकते हैं ना, इसलिए ये लोग नहीं ले सकते। बट अभी तक क्या था, अभी जो नियम था मैं आपको बताता हूं, देखो यहाँ पे नियम लिखे हुए हैं। अभी तक देखो नियम क्या था, क्लॉज 5 जो था वो ये बोलता था कि अगर कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप है तो कैसा ग्रुप होगा, अगर वो फार्मर का ग्रुप है, वर्कर्स का ग्रुप है, स्टूडेंट का ग्रुप है, यूथ बेस्ड कास्ट का ग्रुप है, कम्युनिटी, रिलीजियन, लैंग्वेज, कोई भी ऐसा ग्रुप है जो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में अभी तक एक्टिव नहीं था, लेकिन वो अपने कम्युनिटी के लिए, इनके लिए अगर कुछ अच्छा करना चाहता है तो उनको भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट में इंक्लूड कर दिया जाता था, ठीक है ना। रूल 6 के अंतर्गत पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो कि रास्ता रोको, जेल भरो, रेल रोको, बंद हड़ताल, अगर कोई ग्रुप ऐसा चीज करता है तो वो पॉलिटिकल ग्रुप कहलाने लगता था, ठीक है ना। मतलब कि जो इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं तो उन सबको पॉलिटिकल ग्रुप के अंदर डाल दिया जाता था। बट अब FCRA ने कहा है कि नहीं, ये सब पॉलिटिकल ग्रुप के अंदर नहीं आएंगे, पॉलिटिकल ग्रुप के अंदर केवल वही आएगा जो एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहेगा। पॉलिटिकल ग्रुप के अंदर वही आएगा केवल जो एक्टिव पॉलिटिक्स में, किसी पॉलिटिकल पार्टी से डायरेक्टली एफिलिएटेड रहेगा। मतलब जो
अभी तक ये स्टूडेंट वर्कर, यूथ बेस्ड, कास्ट बेस्ड ये सब ग्रुप थे, अब इनको हम पॉलिटिकल ग्रुप्स नहीं बोलेंगे। दे विल नॉट बी अंडर द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स अंटिल एंड अनलेस दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड विद द एक्टिव पॉलिटिक्स, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। स्पुतनिक 5 वैक्सीन 92% इफेक्टिव, तो रशिया ने अब और क्लेम बढ़ा दिया है। स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन वो कोविड की बना रहे थे वो 92%, 92% ज्यादा इफेक्टिव है। अभी फाइजर ने हाल ही में अपनी बायोटेक के साथ जो उन्होंने वैक्सीन बनाई उसको बोला था कि 90% इफेक्टिव है, तो ये 92% इफेक्टिव लेकर के आ गए। तो दीज वर द न्यूज आइटम्स फ्रॉम द डे। आज की जो न्यूज आइटम्स पूरे केवल और केवल प्रीलिम्स बेस्ड न्यूज आइटम्स आपको मैंने बताए हैं। देखो ये बाकी सब इलेक्शन फोरकास्ट, ये ट्रम्पिज्म स्टिल रिमेन्स अनवैंक्विश्ड, ये नीतीश कुमार बिहार सीएम, तो ये जितने भी आर्टिकल आज के आए थे वो पूरे पॉलिटिकल और ऐसे आर्टिकल थे जिनकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी एग्जाम में। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स। पसंद आया होगा आपको न्यूज एनालिसिस, प्लीज डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, प्लीज डू लाइक द वीडियोज एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।